तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत ही आपके लिए जानदार धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं और आपके लिए री एग्जाम के इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हम एक माला में पिरो के लाए हैं। आपको सब समझ में आ जाएगा री एग्जाम क्यों होगा और क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना एंड तक। आपको एक एक करके सारी जानकारी यहाँ पर बताने वाले हैं। इसके बाद हमारे साथ जो कुछ होगा, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ठीक है आपको री एग्जाम के बारे में अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो नमस्कार दोस्तों। भाई सभी कैसे हो भाई। आज बहुत सारे बच्चे जो जो भाई मेरे जुड़े हुए थे हमसे और हमारे ग्रुप में भी जो जुड़े हुए हैं, तो उनका कहना है कि भाई क्या तुम्हारे पॉइंट है, किस बेसिस पे तुमने केस फाइल किया हुआ है। क्योंकि मैंने अपने ग्रुप में पोल लगाया था और पोल के बाद में काफ़ी बच्चों के यही रुझान थे कि एसके भाई हमें केस और केस के पॉइंट बताओ। तो हमें लगा कि शायद काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा और कुछ यूट्यूब पे आके भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट क्लियर करूंगा भाई आपके। एक एक पॉइंट को खोल खोल के बताऊंगा, समझा के बताऊंगा और समझने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि मेरा जो प्रयास है, जब तक हमारे केस की के पॉइंट केस कोई नहीं समझेगा तो फिर हमारे साथ जुड़ेगा कैसे। ठीक है ना। तो बस मेरा एक प्रयास है एक वीडियो के माध्यम से कि ताकि तुम चीज़ों को अच्छे से समझ सको और अपने से एक फैसला ले सको। ठीक है, तो 2015 की नियमावली से हम स्टार्ट करेंगे। सरकारी गजट उत्तर प्रदेश। नियमावली का मतलब क्या होता है? कोई भी भर्ती नियमावली के अकॉर्डिंग की जाती है। नियमावली में जो प्रावधान दिए होते हैं कि हाँ भाई इस प्रावधान पे हम ये भर्ती करेंगे, तो वो नियमावली का एक सार होता है। जैसे तुमने देखा होगा डिप्लोमा बीटेक का केस चला था और नियमावली के अकॉर्डिंग वो केस लड़ा गया, क्योंकि नियमावली में बीटेक इन नहीं था और भर्ती बोर्ड उसे इन करना चाह रहा था और वहाँ काउंटर एफिडेविट लगा, नियमावली पे बहस हुई। तो कुछ इस प्रकार ही हमने केस किया है, नियमावली के अकॉर्डिंग किया है। तो आज इसके बारे में हम समझेंगे। तो नियमावली में आप जाओगे, परीक्षा कराने का एक प्रावधान है परिशिष्ट नंबर 3। जब तुम डाउनलोड करोगे तो तुम्हें वहां दिखेगा अपेंडिक्स नंबर 3। ठीक है, इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं परीक्षा कराने के 13 पॉइंट हैं। ठीक है, अब 13 पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट परीक्षा को लेके है कि भाई हेड ऑपरेटर की परीक्षा हम किस तरीके से लिखित परीक्षा ली जाएगी। अगर तुम हिंदी में भी देखो तो हिंदी में बोलते हैं इसको परिशिष्ट और इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिक्स। तो सूरज भाई तुम इसे परिशिष्ट नंबर 3 हिंदी वाला निकाल लो पहले। ये आ गया है परिशिष्ट नंबर 3। देखो इसमें क्या लिखा है, सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हेतु परिक्रिया। ठीक है, अब इसमें हम जाएंगे पॉइंट नंबर 10 पे। बोर्ड किसी प्रश्न पत्र को खंडों में विभक्त कर सकता है और दो या दो से अधिक विषयों को और दो या दो से अधिक प्रश्न पत्रों को क्रमानुसार एक प्रश्न पत्र में संयुक्त कर सकता है। ये ही पॉइंट है हमारे केस का। ठीक है, इसको मैं अब आगे एक्सप्लेन करूंगा और चीज़ों को समझाने की भाई कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से पेपर बना। अच्छा, केस हमारा ये नहीं है कि भर्ती बोर्ड ने 40-40 क्वेश्चन पूछे थे हर विषय के, उस पे नहीं है हमारा केस। हमारा केस है एक प्रारूप पे, एक डिजाइन पे कि तुमने पेपर किस तरीके का डिजाइन किया है। ये नियमावली के अगेंस्ट जाके तुमने पेपर का एक प्रारूप रखा है। क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग वाला कोई पेपर होता है जैसे कांस्टेबल, अगर कांस्टेबल के पेपर में जहाँ क्वेश्चन मैथ के बाद जीके, जीके के बाद रीजनिंग, इस तरीके के बनते हैं, जो प्रारूप बनता है, अगर वहाँ ये शर्तें रख दें कि भाई 50% क्राइटेरिया है, तो क्या वहाँ बच्चा 50% क्राइटेरिया पार कर लेगा, छांट लेगा अपने क्वेश्चन? तो एक जो संरचना प्रारूप बनता है परीक्षा का,
जितनी भी यूपी पुलिस की भर्तियां हैं, यूपीएसआई वाली जिसमें भी क्राइटेरिया होता है, एएसआई वाली या तुम्हारी हेड, तो इसमें एक प्रारूप सेट होता है कि एक ही विषय के सारे क्वेश्चन क्रमवार क्रम व्यवस्थित एक एक जगह ही होंगे, ताकि बच्चों को आसानी रहे। और नियमावली में भी इसी चीज का हवाला दिया गया है। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड करो। हाँ, पॉइंट नंबर 10, द बोर्ड में डिवाइडेड, वो जो तुमने हिंदी में पढ़ाई है उसका इंग्लिश है, द बोर्ड में डिवाइडेड द क्वेश्चन पेपर इन पार्ट्स एंड, तुमने देखा यहाँ पे एंड मैंने रेड किया हुआ है, इसका मैं आगे बताऊंगा कि क्या होगा। कैन पुट टू और मोर देन टू सब्जेक्ट और मोर देन टू क्वेश्चन पेपर सीरियली इन वन क्वेश्चन पेपर। अब तुम्हें यहाँ नोटिस करना है, एक तो सीरियली क्रमवार और वन क्वेश्चन पेपर इसको, और एंड और। तो नेक्स्ट स्लाइड करो। अब देखो ये है हमारा, इसमें कंडीशंस हैं, जूम करो थोड़ा, कंडीशंस पे जाओ, एग्जाम्पल जूम करो, देखो कंडीशन ए एंड कंडीशन बी। अच्छा, इससे मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि एंड और में क्या अंतर है। तो कंडीशन ए एंड कंडीशन बी, तो ए कंडीशन और बी कंडीशन के बीच में एंड आया है, तो ये किस चीज को दर्शाता है? ये दर्शाता है बोथ कंडीशन मस्ट बी रीच्ड, तो दोनों कंडीशन जरूरी है। मतलब ये मतलब कंडीशन ए और कंडीशन बी दोनों ही लागू होंगी, यानी कि जब दो कंडीशनों के बीच में एंड यूज होता है तो तब कंडीशन ए भी लागू होगी, कंडीशन बी भी लागू होगी। बट लेकिन अब देखो पांचवी कंडीशन पे जाओ, कंडीशन ए एंड कंडीशन बी और कंडीशन सी। तो यहां क्या है, कंडीशन ए एंड वन ऑफ द टू अदर कंडीशन मस्ट बी रीच्ड, यानी कि कंडीशन ए तो जरूरी हो ही गई, वो तो होनी ही है, बट लेकिन जो कंडीशन बी और कंडीशन सी के बीच में और आया है, तो इनमें से हम किसी एक कंडीशन को लागू करेंगे, या तो कंडीशन बी या कंडीशन सी। अब जो कंडीशन 5 है, इस यही कंडीशन पे हमारा पॉइंट नंबर 10 है। वहां पे एक तो वो है कि एंड आया है कि बोर्ड पेपर को खंडों में विभक्त कर सकता है, एंड, हाँ ये एंड, कैन, एंड के पहले द बोर्ड में डिवाइड द क्वेश्चन पेपर इन पार्ट्स, तो एंड लगा, एंड के पहले वाली जो कंडीशन है वो तो कंपलसरी हो चुकी, ठीक है। बाकी जो ये कंडीशन दे रखी है, कैन पुट टू और मोर देन टू सब्जेक्ट और टू और मोर देन टू क्वेश्चन पेपर सीरियली इन वन क्वेश्चन पेपर, तो एक क्वेश्चन पेपर पे सीरियली इसे प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रश्नों को रखना पड़ेगा, यानी कि 1 से 40 अगर हिंदी है तो 41 के बाद सीधा 80 तक तुम्हारा एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन होंगे जैसे जीएस, और 81 के बाद 120 तक पूरे सब एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे जैसे रीजनिंग, और 121 से 160 तक पूरे एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे जैसे कि मैथ। तो ये कंडीशन इसमें दे रखी है नियमावली में। आगे नेक्स्ट स्लाइड करो। अब हमने इस पॉइंट 10 को कन्वर्ट करा हिंदी में समझने के लिए, हमने एआई पर डाला। तो जो हमारा पॉइंट था वो था, बोर्ड प्रश्न पत्र को भागों में विभाजित कर सकता है और एक प्रश्न पत्र में दो या दो से अधिक विषयों या दो से अधिक प्रश्न पत्रों को क्रमिक रूप से रख सकता है। यानी कि पॉइंट 10 का जो हिंदी हमने कन्वर्ट करा और एक नमूना प्रश्न पत्र बनाने की हमने कोशिश करी कि ये कहना क्या चाहता है। तो इसमें जो प्रश्न पत्र बना, सामान्य हिंदी भाग ए,
और निम्नलिखित प्रश्न, प्रश्न 1 प्रश्न 2। फिर भाग बी पे जाओगे तो यहाँ पे लेबल लगा दिया। लेबल का मतलब है कि भाई हम कौन सी कंपनी का शूज पहन रहे हैं या हम किस कंपनी की क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो कंपनी अपना लेबल लगाती है। तो ऐसे ही लेबल। भाग बी सामान्य ज्ञान, भाग सी संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता। तो ये एक प्रारूप बताया गया कि इस हिंदी अर्थ से ऐसा प्रश्न पत्र हमारा बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड करो। अब बहुत बच्चों का सवाल था कि यूपीएसआई में भी तो ऐसा ही आया था, यूपीएसआई में मैथ में जीके आ गई थी, यूपीएसआई में रीजनिंग में तुम्हारा हिंदी आ गए थे, ये हो गया था, और 40 क्वेश्चन तो पूछ ही रखे हैं ये। तो हमने इसमें यूपीएसआई का भी एक पेपर डाला। जूम करो, किसका पेपर है देखना है। ये रोल नंबर भी इस पे है ना। एग्ज़ाम डेट इसमें है, पोस्ट यूपीएसआई सिविल 2021। तो इसमें देखो जर्नल हिंदी। देखो सबसे पहले हमने लेबल, इस जो जो मैं पॉइंट बताऊंगा ना, ये आज मैं सारा क्लियर करूंगा और हर पॉइंट को ध्यान में रखना है कि मैं कहाँ क्या नोटिस करा रहा हूं। लेबल, लेबल का मतलब यहाँ पे जर्नल हिंदी, जर्नल हिंदी। नीचे करो स्लाइड। अब देखना है कि यूपीएसआई में किस तरह पूछा गया था। 40 क्वेश्चन आने थे, तो 40वें क्वेश्चन पे जाओ। हिंदी चल रही है अभी तक, हिंदी चल रही है। हाँ रुको रुको, ऊपर जाओ। हम 40वां क्वेश्चन है हिंदी का, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो गया और एक लेबल लग गया बेसिक लॉ वाला, है ना। हाँ, तो देखो ये बेसिक लॉ आ गया ना, इधर नोटिस करा दिया ना इन्होंने, लेबल लगा दिया कि भाई तुम्हारा यहाँ से अब स्टार्ट है को पेपर, और अब इस सब्जेक्ट के तुम्हारे 40 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही 81वें क्वेश्चन पे जाना। इक्यासी क्वेश्चन पे जाओ। ये बहुत बच्चों का है ना, बच्चे बहुत गुमराह कर रहे कि नहीं ये नहीं वो नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हिसाब से सेट होगा। भाई नियमों के हिसाब से तो सेट हो गई ना पेपर। 81वें क्वेश्चन पे तुम गए तो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि वो यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑनलाइन पेपर हुआ था, प्रारूप कितना अच्छा दे रखा, हर बच्चे को अपना सेक्शनल क्राइटेरिया पार करने का मौका भी मिल रहा है यहाँ पे, और पर्सनों का पता है कि ये 40 मैथ के हैं, इनमें से 20 करो तो तुम पास कर जाओगे क्राइटेरिया। मगर एचओ में तो ऐसा कुछ था नहीं। चलो आगे बताएंगे, उस पर बात करेंगे। तो देख लिया यूपीएसआई का पेपर, देख लिया जो बोल रहे थे ना कि यूपीएसआई में भी। अब ये बताओ, जब ये 40-40 के रेशियो में एक लेबल लगा के कर दिया, अगर मैथ में जीके का भी वो एक आध क्वेश्चन छोड़ रहा है, तो वहाँ संख्या तो पता है ना कि 40 की, कि हाँ 40 में से तुम भाई 35% का क्राइटेरिया था यूपीएसआई में कि भाई इतने परसेंट 15 या 16 क्वेश्चन करोगे तो तुम सेक्शनल पास कर जाओगे। ठीक है, चलो अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाओ। अब यहाँ से पॉइंटों को ध्यान में देना है, क्योंकि जो अब हमारे केस में क्या चल रहा है, हमने अपने केस में क्या पॉइंट का मुद्दा बनाया हुआ है, उस पर मैं अब बात करूँगा। देखो ये प्रधान परिचालक प्रधान ये है तुम्हारा, और इसमें दे दिया सामान्य हिंदी 100, ये वो मैथ विज्ञान साइंस ये सब चीज़ दे रखी है। हमने इसको समझाने के लिए पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी ऐसे कन्वर्ट करा, जैसे डिनोट कर दिया हमने हिंदी को पार्ट ए से, और ये साइंस और जीके को पार्ट बी से, और तुम्हारे मैथ वाले पार्ट को सी से, और रीजनिंग वाले पार्ट को डी से। नीचे जाओ, ये अपेंडिक्स 3 आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ अब आ जाओ ऊपर ऊपर। अब तुमने देखा होगा पार्ट सी को डिनोट कर रखा है हमने न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से।
टेस्ट है, यानी कि मैथ मैथ में दो पार्ट थे, कै और खे। जो खे पार्ट है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, ये मैथ का पार्ट है, पार्ट सी। इसमें दिया है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करो। अब ये है पार्ट डी, सिलेबस ऑफ, अच्छा ये वाला। अब इसमें नीचे आओ थोड़ा सा, ये खैम है, इसमें भी खैम है। तुम एक टॉपिक देख रहे हो, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण। अब तुम ये देखो, जब एक ही टॉपिक तुम्हारा रीजनिंग में भी है और वो ही टॉपिक तुम्हारा मैथ में भी है, और 50% का क्राइटेरिया है। अब थोड़ा नीचे जाओ, हाँ अब इसे जूम करो। अब देखो भाई, 115वां क्वेश्चन है, ये है डायरेक्शन का। 126वां क्वेश्चन ये भी डायरेक्शन का। 129वां क्वेश्चन ये भी डायरेक्शन का। 156वां क्वेश्चन ये भी डायरेक्शन का। अब नीचे जाओ, अब ये पढ़ो, विज्ञापन में दिए गए परीक्षा पाठ्यक्रम में दिशा ज्ञान परीक्षण यानी कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट पार्ट सी और पार्ट डी दोनों में एक समान है। प्रश्न संख्या 115, 126, 139, 156। पाठ्यक्रम के अनुसार ये प्रश्न दिशा ज्ञान परीक्षण पार्ट सी पार्ट डी दोनों के हैं, लेकिन बिना किसी दिशा निर्देश के ये तय करना मुश्किल है कि ये प्रश्न कौन से पार्ट का हिस्सा है। प्रश्नों का अव्यवस्थित रूप से परीक्षा में पूछा जाना एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है और 50% का मानदंड की शर्त पार्ट सी और डी दोनों में लाना व्यवधान उत्पन्न करता है। ठीक है, इस चीज से तुम एग्री करोगे भाई, ये त्रुटिपूर्ण है सारी चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड जाओ। नहीं आगे, हाँ आगे करो, ऊपर करो। हाँ, अब थोड़ा इसे भी एक्सप्लेन करते हैं, जूम करो। अब देखो, ये है, पहले तो ऊपर करो, सिलेबस दिखाओ सभी भाइयों को। जब तुम पूरा सिलेबस देखोगे तो कहीं पे भी तुम्हें 5 से का चैप्टर का नाम नहीं मिलेगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मिसलेनियस जो है उसमें ये पूछा गया था। अब हमें देखना है कि मिसलेनियस किस में पूछा गया था, रीजनिंग में या मैथ में। तो पार्ट सी और पार्ट डी का एक बार सिलेबस दिखाओ सभी भाइयों को। देखो पार्ट सी में जाना है, हाँ पार्ट सी में मिसलेनियस पूछा गया है। ध्यान से देखो, जो सिर्फ पार्ट सी है, जो मैथ का पार्ट है, उसमें मिसलेनियस दिखाया गया है विविध। अब तुम रीजनिंग में जाओ, रीजनिंग में कहीं पे भी पासे का नाम नहीं है और कोई मिसलेनियस नहीं है। ठीक है, अब तुम डाइस के क्वेश्चन पे जाओ, जूम करो। अब तुम क्वेश्चन के क्रमांक पे जाओ, 145। 145 यानी कि पार्ट डी तो लगभग लगभग मोस्टली रीजनिंग का पार्ट है, बट लेकिन वो रीजनिंग में तो ना तो मिसलेनियस है, ओनली फॉर मैथ में मिसलेनियस है। तो हमने क्या किया, अब नीचे जाओ, इस पे हमने जो पॉइंट इरेज किया, दिए, यह प्रश्न दिए गए पाठ्यक्रम में किसी भी भाग का हिस्सा नहीं है। हाँ ठीक है, हम ये चीज मानते हैं, लेकिन इस पर पॉइंट नंबर 10 अपेंडिक्स नंबर 3, जहाँ पे अब नियमावली में परसिस्ट अपेंडिक्स नंबर 3 में जहाँ हमने पॉइंट नंबर 10 की बात करी, वहीं पॉइंट नंबर 9 भी है, जो ये कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो तुम उस पर लीगल अपील नहीं कर सकते। हमने हमने भी अपना एक जो नोट बनाया उसमें यही चीज़ बोली है कि अपेंडिक्स 3 कानूनी आपत्ति नहीं की जा सकती। हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन परीक्षा में व्यवस्थित रूप से पूछा जाना एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। ये प्रश्न कौन से पार्ट का हिस्सा है
और 50% मापदंड की शर्त में व्यवधान उत्पन्न करता है। ये भी हमारा केस का एक पॉइंट है भाई। ठीक है, अब आओ नीचे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो, हमने जो चीजें इसको निकाल ली है पेपर की में क्या क्या त्रुटियां हैं प्रारूप को लेकर, वो एक चार्ट में सारा मेंशन कर दिया। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक लिखा है हमने, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 40 आर गिवन करेक्टली इन हिंदी सब्जेक्ट, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग 1 से 40 ये हिंदी के क्वेश्चन सही हैं अपनी जगह। बट लेकिन सेकंड पॉइंट हमने बनाया है 156, 139, 126, 115 एज पर द गिवन सिलेबस द चैप्टर, यही वही क्वेश्चन है डायरेक्शन वाले। तो हमने इस पे नोट बनाया कि विदाउट एनी गाइडलाइन इज ए नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन विच क्वेश्चन इन विच पार्ट, कि बिना गाइडलाइन के, बिना लेबल लगाए हुए कि ये रीजनिंग का है या ये फिर मैथ का है या फिर ये जीएस का है या फिर ये हिंदी का है, बिना गाइडलाइन लगाए हुए तुम कैसे निर्धारित कर लोगे कि कोई क्वेश्चन डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन का चैप्टर 2 सब्जेक्टों में कॉमन है, मैथ में भी रीजनिंग में भी, और क्वेश्चनों का फिर ऊपर नीचे हो जाना, फिर बच्चा कैसे डिसाइड करेगा कि ये मैथ में जुड़ेगा या रीजनिंग में जुड़ेगा। और उसके साथ साथ सबने ये देखा होगा, जब रिवाइज आंसर की आई थी, हर किसी के रिवाइज आंसर की में एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन कैंसिल कर दिए थे। अब कैसे बच्चा डिसाइड करेगा कि हाँ भाई कोई पर्सन गलत भी है, तो वो कौन से भाग का गलत किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारे बहुत बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। भर्ती बोर्ड हमारे से बच नहीं सकता, ठीक, चाहे वो लाख कोशिश कर ले बचने की, इस पर भी मैं बात करूंगा। अब देखो पॉइंट नंबर 3, 116, 117, 127, 128, 130 और 131, 134, 136, 141, 142, 143, 151, 155, 157, 158 जो हमने छंटे हैं, पार्ट सी एंड पार्ट डी ड्यू टू द सिमिलरिटी इन क्वेश्चन सो कंफ्यूज में अराइज। इसका मतलब है कि तुमने मैथ में मेंटल एबिलिटी देखी होगी और फिर रीजनिंग में भी, तो मेंटल एबिलिटी में बहुत सारे चैप्टर की सिमिलरिटी है पार्ट डी से, यानी कि रीजनिंग की बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो जब तुम कोई गाइडलाइन नहीं देने के, तो फिर बच्चा भ्रमित रहेगा उस चीज़ से। तो हमने यही एक पॉइंट बनाया है कि सिमिलरिटी इन क्वेश्चन सो कंफ्यूजन में अरेज, मतलब बच्चा कंफ्यूज है और भ्रमित वाली स्थिति है उसके सामने। फिर आओ, 4 पॉइंट हमने बनाया है कि 44, 45, 50, 52, 53, 55, 57, 58 अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पार्ट डी। पार्ट डी का सिलेबस रीजनिंग वाला है, और रीजनिंग में भी जो गे वाला है, मतलब सी पॉइंट सी है, अ, उसका यो हिस्सा है। जैसे बोल लेते ना कि 8 क्वेश्चन तुम्हारे मानसिक अभिरुचि उसके, जिसमें अधिनियम वधिनियम है, पुलिस प्रणाली वाला पार्ट है, उसके हैं। और वो भी जो इन्होंने दिए ना, वो कैसे दिए कि 140 हिंदी देने के बाद में 44वां क्वेश्चन डाल दिया उसका, फिर 45वां डाल दिया, फिर डायरेक्ट 50वां डाल दिया, मतलब कोई क्रमांक की यूज नहीं कर रखा। 8 क्वेश्चनों के फेर बदल में भी कोई उनमें भी क्रमांक नहीं है। अब ये इतना ऊपर नीचे है, बच्चा कैसे करेगा। अब हमने 5वां जो पॉइंट बनाया है, वो पॉइंट बनाया 44, 45, 50, 52, ये सब करके 58 तक, 158 तक। द क्वेश्चन वन विच वी हैव पुट ए रेड स्टार, हमने आगे मैं बताऊंगा दिखाऊंगा, रेड स्टार लगाया है। आर मिस्ड अप द पेपर एंड हैव नॉट बीन डिटरमाइंड विच पार्ट आर दिस क्वेश्चन, मतलब ये मिक्सअप हैं सारे क्वेश्चन। भाई ये जो हमने बनाया है अभी, तो 8 8 क्वेश्चनों का मतलब क्या हुआ, 3 पार्टों में 8 8 क्वेश्चन, यानी कि 8 या 24 क्वेश्चन पूरे पेपर में इधर उधर मिक्सअप हैं। ये हमारा पॉइंट है। आगे करो भाइयों। अब हमने एक हेड ऑपरेटर का पेपर लिया, उसमें हमने जो वर्क करा वो आपको बताएंगे।
देखो हिंदी सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा। इन्होंने लेबल नहीं करा, ये हमने खुद से बना रखी हैं चीजें। ऊपर करो, सीधा 41वें पे जाओ। देखो हमने वहां पे लिखा हिंदी एंड हो चुकी। अब 41वां क्वेश्चन जीके एंड साइंस का है। फिर नीचे आओ। थोड़ा सा स्क्रोलिंग करके दिखा दो बच्चों को ऐसे ही। जीके साइंस, जीके साइंस, जीके साइंस, और ये जीके साइंस, और ये जीके साइंस। ये हमने स्टार लगा दिया क्योंकि ये पुलिस प्रणाली वाले पार्ट का हिस्सा है, रीजनिंग का। फिर करो, स्क्रोलिंग कर दो जल्दी जल्दी। फिर ये हमने स्टार कर दिया, फिर ये हमने स्टार कर दिया, ये स्टार कर दिया, ये स्टार कर दिया, ये स्टार कर दिया, ये स्टार कर दिया। ऊपर जाओ। एक बार स्क्रोलिंग करके बस दिखाना है कि भाई हमने ये चीजें करी हैं। जाओ। कहीं पे भी कोई कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा, कोई डायरेक्शन नहीं दी। ये मैथ वाला है, 89 से मैथ स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं। और हमारे ग्रुप से जुड़ो, ये सारी पीडीएफ मैं वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर कुछ समझ में ना आए तो और ज़्यादा तुम समझ लेना। ठीक है। अच्छा, अब हमने कोर्ट केस करा है, अब हम कोर्ट केस पे बात करेंगे। हाँ, तो ये हमारा जो कोर्ट केस हुआ था, ये हमारा हुआ था, जूम करना, 16 अप्रैल 2025 को हमारी फर्स्ट हेयरिंग थी। 16 अप्रैल 2025 को हमारी फर्स्ट हेयरिंग थी। जो फर्स्ट हेयरिंग का कोर्ट ऑर्डर आया है वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाओ। ये आया है हमारा फर्स्ट हेयरिंग का कोर्ट ऑर्डर। इसका आप हिंदी वर्जन भी लगा दिखा दो। देखो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर लगा था, उसमें जो हमारे वकील साहब थे और जो भर्ती बोर्ड का वकील था, वो फर्स्ट हेयरिंग पे ही हमारे केस को डिसमिस कराना चाह रहा था। तो जो हमने क्वेश्चन करे थे उस पे उसे जवाब देना था, बट उसने भर्ती बोर्ड के वकील ने जवाब देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे थोड़ा इसके लिए समय चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर आया था उसमें क्या बात थी, ये देखो। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता वही सरकारी वकील, दोनों को सुना गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना 6/1/2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करते समय विपक्षी गण ने उन 4 विषयों को अलग नहीं किया गया, ठीक है, जिनके प्रश्न पूछे गए हैं। याचिकाकर्ता के चारों विषयों में प्रत्येक में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। चूंकि अधिसूचना 6/1/2022 के अनुसार प्रश्न पत्र में सभी प्रश्नों को विषय के अनुसार लेबल नहीं किया गया। लेबल मतलब ये कि हिंदी है, ये मैथ है, ये रीजनिंग है, ये जीके एंड साइंस है। और प्रश्न याच्छादित क्रम में है। याच्छादित क्रम का मतलब है कि इधर उधर रैंडमली, क्रमानुसार नहीं है। इसलिए अभ्यर्थियों के लिए चारों विषय में प्रत्येक में अपने अंकों की गणना करना संभव नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, तुम ये चीज मान लो। और विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए 3 दिन का समय मांगा। तो भर्ती बोर्ड के वकील ने उस फर्स्ट हेयरिंग में जब ये क्वेश्चन हमारे वकील ने पुटअप करा कि भाई इसका जवाब दो, क्लियर करो इस चीज को,
तो इसने फिर 3 दिन का टाइम मांग लिया। अब लगी हमारी सेकंड हेयरिंग। सेकंड हेयरिंग हमारी लगी, सेकंड हेयरिंग लगी थी हमारी 16 में, फर्स्ट लगी थी, 3 दिन का टाइम दिया गया था। और हॉलीडे को छोड़ दो तो ये 23 तारीख का ऑर्डर है हमारा, 23 में ही लगी थी। देखो सेकंड ऑर्डर आया, याचिकाकर्ता के विद्यमान वकील और प्रतिवादी के विद्यमान स्थायी वकील को सुना गया। दोबारा से सेकंड हियरिंग हुई हमारी। ये जो यूट्यूब पे आके बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं ना कि पोस्टपोन्ड हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया, बिना पोस्टपोन्ड हुए कोर्ट ऑर्डर आ रहे। बच्चों को जो तुम्हें भ्रमित किया जा रहा है, भाई किसी की बात ना सुनो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा देखो और चीज़ों को समझो। और दूसरा पॉइंट है, विद्वान स्थायी वकील ने मामले के निर्देश प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 3 दिन का समय मांगा। यानी कि हमारी फर्स्ट हेयरिंग में भी उसने 3 दिन का समय मांगा, सेकंड हेयरिंग में भी 3 दिन का समय मांगा। यानी कि भर्ती बोर्ड के वकील के पास उसका जवाब नहीं रहा कि इसका जवाब क्या दूं मैं। अब थर्ड हेयरिंग पे जाओ। थर्ड हेयरिंग का कोर्ट ऑर्डर जो हमारी 30 तारीख को हुई थी। देखो थर्ड जो 30 तारीख को हुई थी, भर्ती बोर्ड का वकील जब पहली हेयरिंग में जवाब नहीं दे पाया, दूसरी में नहीं दे पाया, तो तीसरी हेयरिंग पे आके बोलता है, याचियों को टारगेट करा उसने कोर्ट में खड़े होकर हमारा केस कैंसिल कराने के लिए, और बोला कि ये याची जो हैं ये भर्ती प्रक्रिया में इन्होंने भाग लिया है और अब जब तक भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ये अपील नहीं कर सकते। तो हमारे वकील ने भी फिर उस पर बहस करी और बोला कि हम तुम्हारी हर बात का जवाब देंगे, बट ये बताओ जब तुमने परीक्षा अपनी ली तो ये त्रुटिपूर्ण पैटर्न क्यों रखा गया स्टार्टिंग में? बच्चों को तो पता नहीं है कि भाई तुम पेपर देने जा रहे हो और तुम वहाँ पेपर में त्रुटिपूर्ण पैटर्न रख दोगे, किसी को पता थोड़ा ही ना लगेगा। तो फिर जो जज ने हड़का दिया भर्ती बोर्ड के वकील को कि भाई तुम ऐसे नहीं मानोगे, जो एक फ्रेम में तुम्हारे से फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप किया गया है उससे तुम क्यों बच रहे हो। तो जज ने फिर काउंटर एफिडेविट लगा दिया, सरकारी हल्फनामा। अब काउंटर एफिडेविट में आयोग बिल्कुल नहीं बच सकता, जो नियम शर्तें जो प्रारूप जो पैटर्न नियमावली के अकॉर्डिंग है उसे सबका जवाब देना पड़ेगा कोर्ट के अंदर अपने सरकारी हल्फनामे में लिखित। तो केस बहुत मजबूत है। अब कुछ बच्चे भ्रमित कर रहे कुछ नहीं होगा। आज भी मेरे पास 2-4 भाइयों के फ़ोन आए कि भाई आयोग तो रनिंग कराने के लिए रेडी हो रहा है, आयोग रनिंग करा देगा, भर्ती कंप्लीट करा देगा। तो भाई इससे कोई भी चीज़ घबराने वाली बात नहीं है कि वो रनिंग करा देगा। देखो जो भर्ती बोर्ड का वकील है, आयोग के पास भी खुद के वकील होते हैं। कोई भी मामला अगर किसी भर्ती को लेके कोर्ट में जाता है तो वे वकील जो आयोग के वकील होते हैं वो भी तो डिफेंस करते हैं, वकील हैं वो डिफेंस तो करेंगे ही। अब हमने अपना वकील करा, हम अपने मुद्दों को लेकर डिफेंस करेंगे। तो इस चीज से घबराना नहीं। अगर ऐसा है कि भाई आयोग सर्वदाता सर्वोपरि हो गया तो कोर्ट क्या है फिर? हालांकि इंडियन इंडिया के अंदर कोर्ट ही सर्वोपरि है। तुम्हें मैं इसका उदाहरण बताऊंगा, अभी रुको, पहले बात सुनो मेरी भाई। इस चीज से मत घबराओ कि भाई आयोग भर्ती कंप्लीट करा देगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। अगर उसने नियमों का पालन नहीं किया और वो कोई भर्ती करा भी रहा है तो ऐसी भी भर्ती हैं जो ज्वाइनिंग के बाद में भी बच्चों को घर बिठा देती है और दोबारा से प्रक्रिया नियमों के अकॉर्डिंग स्टार्ट करती है। तो यो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड का एक प्रेशर, एक दबाव बच्चों को, ताकि भर्ती कंप्लीट हो जाएगी या रनिंग में करा लूंगा तो एक यूनिटी बच्चों की टूट जाए जो कोर्ट में जा रहे हैं, उनका एक मनोबल डाउन हो जाए। भाई आयोग तो करेगा, वो अपनी मनमर्जी हठधर्मी वो इस करेगा, वो एक ऐसा सेटअप बनाने की कोशिश करेगा ताकि बच्चा इस चीज को भूल जाए।
ठीक है ना। मान लो उस वो अपने स्टेप में आगे बढ़ता है, वो रनिंग कराता है, वो मेडिकल कराता है, वो भर्ती कंप्लीट करा भी देता है, तो उससे जितने भी भाई री एग्जाम वाले हैं हम, उन्हें अपना मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। वो तो चाहता ही है, भर्ती बोर्ड तो ये चीज करेगा, वो करेगा कि मैं भर्ती एक बार कंप्लीट करा दूंगा, बच्चा अपने आप हट जाएगा पीछे। तो इस चीज को ज्यादा ये नहीं लेना कि हाँ भाई वो हो जाएगा। और दूसरी बात, 5 गुना का रिजल्ट है, 5 साढ़े 5 गुना का रिजल्ट, वही मोटा मोटी मान लो कि अभी भी 5,000 के आसपास बच्चे हैं। और एक नियम ये भी है कि अगर 10% धांधली वाले सीआरएल में पकड़े जाते हैं तो भी भर्ती कैंसिल होगी, फिर री एग्जाम होगा। तो आयोग सीआरएल में भी 10% से एक्स्ट्रा बच्चे बाहर नहीं करेगा, वो 1-2% असिस्टेंट ऑपरेटर की तरह दिखा देगा, 10 से 12 बच्चे। अगर तुम देखो 5,000 का अगर तुम 10% निकाल लोगे तो 500 बच्चे बैठेंगे। चलो हम मानते हैं कि 5,000 बच्चा है और 5,000 में से वो 10% बाहर कर भी रहा, तब भी तो 4,500 बच्चे बैठ रहे। और अगर वो 1-2% दिखा रहा है तो तब कितना बच्चा बैठेगा। तो कोई नहीं, हम केस लड़ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दे पे केस लड़ रहे हैं, नियमावली के अगेंस्ट जाके उन्होंने इस परीक्षा का प्रारूप सेट करा है। हमारा केस इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला, इतना जल्दी हमारा केस डिसमिस नहीं कर सकता भर्ती बोर्ड। कोशिश तो उसने की अपनी, अब वो ये चीज करेगा कि बच्चों की रनिंग करा देगा या फिर भर्ती कंप्लीट कराने की वो पूरी कोशिश करेगा। एक ये है कि री एग्जाम वाले का मनोबल टूट जाए और वो कोर्ट में ना जाए, उन वे अपने प्रयास से इतने ज्यादा प्रयास ना करें। अब तुम जाओ एक नेक्स्ट स्लाइड करो। देखो, पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी और सहायक प्राप्त स्कूलों में लगभग 24,000 नियुक्तियों को एक मुश्त रद्द करने की पुष्टि की। अब एक बात बताओ, कोर्ट सर्वोपरि है, अगर हम अपने प्रयास में करने बंद कर दें और हम छोड़ दें कि भाई आयोग तो सर्वोपरि है, आयोग जो करेगा वो करेगा, तो आयोग तो बीटेक को भी इन कर रहा था एक टाइम पे, नियमावली पे केस करा, आनंद भाई ने लड़े, बाहर करा दिया। तो जब तक चीजों को नहीं लड़ोगे भाई अपनी लड़ाई, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आयोग तो कुछ भी कर देगा। आयोग अगर अपना गलत स्टेप उठा रहा है तो क्या उठाने दें। बहुत बच्चे हमारे से कह रहे हैं कि भाई तुम अपना केस वापसी ले लो और एक प्रार्थना पत्र दे दो कि हमसे गलती होगी, हमने केस कर दिया था, और अपना केस वापसी ले लो। अब बताओ, सब भाइयों से मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि क्या मैं ऐसा कर दूं कि एक एप्लीकेशन दे दूं, माफीनामा दे दूं और अपना केस वापसी ले लूं? कर दूं क्या मैं ये चीज? अगर भर्ती बोर्ड रनिंग करा भी देता है तो इसका मतलब मैं डर के माफीनामा दे के अपना केस वापसी ले लूं और सोच लूं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। तो क्यों घबरा रहे हो भाई? कोर्ट सर्वोपरि है, मुद्दे हमारे लीगल हैं, कुछ भी मुद्दों में ये नहीं कि गलत है। हमने सीआरएल या धांधली पे केस नहीं कर रखा कि सीआरएल या धांधली पे केस कर दिया जिसमें हमें एक जांच करवानी पड़ेगी, जांच में फिर हमारे कोई पकड़ में आएगा तब हम कोर्ट के सामने प्रूफ रखेंगे कि हाँ भाई देखो यहाँ पे धांधली हुई है। नहीं, हमारे पास जीता जागता प्रूफ है, क्वेश्चन पेपर, तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर, प्रारूप, हमारे पास तो प्रूफ ही प्रूफ है, हमें कोई प्रूफ ला के अलग से देने की जरूरत नहीं है। अब है कि अगर मजबूती से लड़ा जाए, सब एक यूनिटी में रह के लड़ा जाए, तो इसकी 100% री एग्जाम होगा। भाई ये सेम मुद्दा असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप में भी तो है। आज तक उस भर्ती पे किसी ने केस नहीं किया। जब तक कोई कोर्ट के दरवाजे पे नहीं जाएगा कैसे न्याय मिल जाएगा? असिस्टेंट का, वर्कशॉप का कोई भाई अगर सेम मुद्दे को, परीक्षा पैटर्न के मुद्दे को लेके कोर्ट में चला जाए, क्या उसकी सुनवाई नहीं होगी? या उसे ये बोल दिया जाएगा कि भाई तुम तो
जब भर्ती कंप्लीट होगी, मेडिकल हो गया, जब आ रहे अब क्यों आ रहे, अब मत आओ, ऐसा नहीं होता। तुम देख लो, ऐसी तमाम तरह की कितनी भर्तियां हैं जो ज्वाइनिंग के बाद में भी कैंसिल करा के फिर दोबारा से चीज़ों को अच्छे से कराती है, नियमों के तहत कराई जाती है। अब कांस्टेबल का अगर पेपर किसी के सामने रख दो जहाँ सारे क्वेश्चन मिक्सअप हैं और वहाँ बोल दो 50% का क्राइटेरिया है, तो बच्चा तो कंफ्यूज ही रहेगा। भाई रीजनिंग में जो मैथ में मेंटल एप्टीट्यूड है और जो रीजनिंग का पार्ट है, कितने टॉपिक सिमिलर हैं, रीजनिंग के काफ़ी सीरीज वीरीज के सिमिलर हैं। और फिर उसके बाद में हेड ऑपरेटर की, ये देखो कितने क्वेश्चन भर्ती बोर्ड ने कैंसिल करे, भर्ती बोर्ड ने कितने क्वेश्चन कैंसिल करे प्रत्येक शिफ्ट में। अब कैसे पता करेगा, एक का क्वेश्चन की वैल्यू है। अब जो संजीव कुमार गोंड है, जिसकी बात मैं अब बताऊंगा, जिसके बारे में ज़्यादा हवा बना रखा कि उसका डिसमिस हो गया, भाई वो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश पुलिस में आयोग में है, तो वो चैलेंज नहीं कर सकता भर्ती बोर्ड को। उसने सिर्फ इसलिए केस करा था कि भाई मैं, मेरा कैसे लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरे 35 नंबर एक्स्ट्रा हैं कट ऑफ से। उसे बता दिया कि भाई तुम पार्ट सी में फेल हो। उसे ये नहीं बताया कि हमने किस तरीके से करा। अब चैलेंज तो हमने किया अपने को, अपने कोर्ट केस से भर्ती बोर्ड को हमने चैलेंज किया कि भाई जो तुमने पैटर्न बनाया, प्रारूप रखा, वो एक बिल्कुल गलत है और नियमों के खिलाफ है। और ये तो बात हकीकत है। तो अपने अपने मुद्दों के लिए अगर हम लड़ रहे हैं, कोर्ट केस किया है, पॉइंट हमारे मजबूत हैं, अगर भाई तुम साथ आते हो तो तुम बहुत अच्छा मौका मिलेगा भाई। काफ़ी बच्चा कांस्टेबल में, रेलवे में और बीटेक अब इसमें रहा नहीं और ना एंटर कर सकता, क्योंकि हमने परीक्षा पे केस कर रखा, परीक्षा पैटर्न पे केस किया हुआ है। तो सिर्फ परीक्षा ही होगी और भर्ती प्रक्रिया के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो इन सारी चीजों को, सारे मुद्दों को समझो, अनजान ना बनो और इन चीजों से ना घबराओ कि आयोग भर्ती कंप्लीट कर देगा, ये कर देगा। हमारा केस रनिंग से पहले किया हुआ है। हम ये मत सोचो स्टे नहीं लगा, ये नहीं लगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। स्टे लगने ना लगने से ये नहीं होता कि हमारा केस कमजोर हो गया, या भर्ती कंप्लीट होगी, रनिंग करा ली कि हमारा केस कमजोर हो गया। केस कमजोर जब होगा जब हमारी यूनिटी टूटेगी। ऐसी तमाम इतनी भर्तियां हैं जहां फाइनल के बाद में कोर्ट केस होके जीत के दोबारा चीजें अच्छे से स्टार्ट होती है। तो बिल्कुल यूनिटी ना तोड़ो, हमारे साथ जुड़ो, हमारे मुद्दे पॉइंट समझो। और ये एक बहुत ही अच्छी नौकरी है भाई यार, बहुत अच्छा हमारा पॉइंट है भाई। देख लो सारी चीज़ें मैंने समझा दी। सब भाई कह रहे थे कि भाई समझा देना एक बार चीज़ें क्या हैं। और भाई न्याय उसे ही मिलता है जो कोर्ट में जाता है। असिस्टेंट वर्कशॉप वाले चुपचाप हैं, शांत हैं, कुछ भी नहीं, उनकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, मगर हम हेड को नहीं करने देने के भाई। हमने कोर्ट केस करा है तो अंत तक लड़ेंगे, क्योंकि नियमावली का साफ साफ उल्लंघन है। अगर हमारा केस कमजोर होता तो फर्स्ट हेयरिंग में या तो कोई जवाब देता, सेकंड हेयरिंग में आयोग कोई जवाब देता, फर्स्ट सेकंड में टाइम ही मांगा उसने, तीसरी हेयरिंग में जाके याचियों को टारगेट करने लगा कि अपील नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। कोई जवाब नहीं था ना उसके पास ऑथेंटिक। अब सरकारी हल्फनामा, काउंटर एफिडेविट लग गया, अब देना जवाब। कितना बचेगा, करो भर्ती कंप्लीट। हम आयोग को चैलेंज, हमने आयोग को करा और आयोग डिफेंस तो करेगा ही। अगर वो कुछ चीज बोलता है या वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है कि हाँ भाई री एग्जाम वालों की यूनिटी टूट जाए, ये हो जाए, वो करेगा ही, उससे डरने की जरूरत नहीं। कर लेना आयोग भर्ती, करा ले रनिंग, हम भी देखेंगे ना, हम बाद में देखेंगे। काउंटर एफिडेविट तो देगा ही ना, बहुत मजबूती के साथ आएंगे। री एग्ज़ाम तो इसमें 100% है, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। बस है कि भाइयों तुम सब अब हमारे साथ जुड़ो। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, सब भाई हमारे से जुड़ो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसे फ्रेश करानी है बस।
ठीक है, अच्छा भाई, राम राम।